फ्रेंड्स, मैं उमंग शर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी सोशल साइंस क्लास 10th का एक चैप्टर, थर्ड चैप्टर, भूमंडलीय विश्व का बनना, जिसे इंग्लिश में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों, मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे चैप्टर्स 4 से 5 घंटे, अगर इनका एक वीडियो बने तो 4 से 5 घंटे ले लेते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि पूरा चैप्टर आपको 40 से 42 मिनट में ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो आप लोग मैं इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ कॉपी पेन साथ में लेके ज़रूर बैठो, ताकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ तो आप उनको तुरंत से नोट कर लो। दूसरी चीज़ कि बच्चों, इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री आपको किसी भी कंट्री की नहीं मिल सकती। तो इंडियन हिस्ट्री को अगर आप एक अच्छी स्टोरी की तरह पढ़ोगे ना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब सीरियसली, जब मैं आपके लिए पहले एक बार इस चैप्टर को पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप भी उसको उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। देखो, आधुनिक युग से पहले, आपको पहला दिख रहा होगा यहाँ पे, ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारा कंटेंट है। तो मुझे समझ में आता है, बच्चे बोलते हैं कि दीदी कंटेंट नहीं मिलता हिंदी मीडियम का, तो प्लीज़ आप लोग खुद भी देखो और आपके हिंदी मीडियम वाले जितने भी फ्रेंड्स हो उनको भी बता देना। ठीक है, देखो, आधुनिक युग से पहले अगर जब भी हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कब हुआ या वैश्वीकरण कब हुआ, तो हम हमेशा बात करते हैं पिछले 50 सालों की। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या 50 साल से पहले कुछ भी नहीं था? 50 साल से पहले भी तो चीज़ें थी ना। 50 साल से पहले भी लोग थे, 50 साल से पहले भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, 50 साल से पहले भी लोग व्यापार करते थे। बच्चों, मैं एक चीज़ खास आपको बता दूं, जब से दुनिया की नींव रखी गई, मतलब जरा सा भी तिल भर भी कुछ था ना, तब से व्यापार था। ये एक इंसान का स्वभाव होता है कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए ना, तो मुझे आपको कुछ देना भी पड़ेगा। या अगर मैं मतलब वो जो बदले वाला होता है ना, वो हो गया होगा, और उसी को हम व्यापार कहते हैं। एक बदले में कुछ रिटर्न देना या एक्सचेंज करना, तो वो सारी चीज़ें। अब क्या क्या चीज़ें एक्सचेंज हो रही थी, हम उस बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे। क्या क्या चीज़ें बदली जा रही थी? खाना पीना एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था। जो शरीर में फैलने वाली बीमारियां होती हैं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं, वो बीमारियां एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। लोग थे जो अपना कल्चर एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। तीज त्योहार जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आगे आ जाते हैं। अब मेन जो आपका स्टार्ट हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है रेशम मार्ग या सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया। क्या था ये रेशम मार्ग और सिल्क रूट, समझने की कोशिश करना। देखो, सिल्क रूट क्या था या रेशम मार्ग एक ही बात है। क्या था? एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग क्या करते थे, या तो जमीन पे होके जाते थे, आप इस फोटो पे देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप समुद्र के वाले रास्ते से जा सकते हो। बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई बात नहीं। हिस्ट्री थोड़ी ना चेंज होने वाली है, आप किसी भी राइटर की बुक से पढ़ रहे हैं, आपको सेम चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो या तो आप जमीन के रास्ते से जा रहे हो या फिर आप समुद्र के माध्यम से जा रहे हो। तो ये जो रास्ता था जहां से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, वहां पे रेशम का बहुत महत्व था। उसका कारण ये था कि रेशम मतलब आपको पता ही है, भारत में रेशम और मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के होते थे, बहुत फाइन क्वालिटी। जब वो एक जगह से दूसरी जगह, भारत से मान लीजिए कि अमेरिका गया, ठीक है, या अमेरिका तो उस टाइम पे था ही नहीं, अमेरिका रहने देते हैं, मान लीजिए यूरोप गया, तो भारत से यूरोप जुड़ा, यूरोप से कहीं और गया तो वो कंट्री जुड़ी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सिल्क मार्ग ने दुनिया के बाकी जितने भी देश थे उनको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा। तो इस वजह से हम, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कोई एक पर्टिकुलर सिल्क रूट या फिर रेशम मार्ग नहीं था। इस तरीके के बहुत सारे रास्ते से जहां से एक जगह से दूसरी जगह सामान जाता था, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा रास्ता नहीं था। इस सारे ही रास्तों को उस टाइम पर रेशम मार्ग कहते थे। रेशम मार्ग क्योंकि सबसे पहली शुरुआत रेशम को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की हुई थी। एक चीज़ और बता दूं, अब एक बार रेशम एक जगह से दूसरी जगह गया तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि अब इस रास्ते से सिर्फ रेशम ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। बाकी सारे आइटम्स भी जाते थे। जब एक जगह से दूसरी जगह बाकी चीज़ें जा रही थी तो वो भी जाती थी। अब आपको पता ही है
इंडिया, मैंने भी बताया इंडिया में रेशम बहुत अच्छी क्वालिटी का था, मसाले बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। तो जब भारतवर्ष दूसरे देशों को ये सारी चीज़ें देता था तो बदले में वो आपको भी तो कुछ ना कुछ देंगे ना। आप बोलोगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, वो बदले में आपको सोना और चांदी देते थे। आपको पता है इसीलिए भारतवर्ष को उस समय क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया। हमारी जो स्थिति थी ना, मतलब आप चाहे फाइनेंशियली समझ लीजिए, हम बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, है ना। क्योंकि मतलब हमारे पास तो ऑलरेडी इतनी फाइन क्वालिटी के मसाले हैं जिनकी बाहर इतनी ज़रूरत है, या सिल्क है, तो वो लोग बदले में हमें सोना देते थे। इसीलिए भारतवर्ष को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है। अब एक जगह से जब दूसरी जगह सामान जाएगा, लोग जाएंगे, तो आपको पता है जब एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं ना, तो केवल लोग नहीं जाते, आंख नाक कान बंद करके थोड़ी ना जाते हैं। वहां पे जाकर पहले इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट भी नहीं था कि आप गए 15 दिन में अपना काम किया और वापस आ गए। नहीं, आपको कई कई महीने लग जाते थे, कई साल लग जाती थी। जब भारतवर्ष का कोई एक इंसान, मान लीजिए ब्रिटेन जा रहा है या यूरोप जा रहा है, तो या फिर वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो अपना साथ में क्या है, अपना खाना पीना लेकर आ रहे हैं। जैसा खाना वो खाते हैं वैसा ही खाना यहाँ पर आकर बनाएंगे और खाएंगे। इसी तरीके से हमारे यहाँ के वहाँ जा रहे हैं तो अपना खाना, अपना कल्चर, मान लीजिए उस बीच में कुछ 30 त्योहार होते हैं, तो वो उन 30 त्योहारों को हम वहाँ जाकर बनाते थे, वो हमें जाकर बनाते थे। तो इस तरीके से आपस में एक दूसरे का खाना वाना भी शेयर हो रहा था, आपस में एक दूसरे का कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा था। तो इस तरीके की काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि रेशम मार्ग क्या है और रेशम मार्ग ने दुनिया से को कैसे जोड़ा, ये भी आपको समझ आ गया होगा। जोड़ा मतलब कि मतलब वही कि एक देश से दूसरे देश सामान जा रहा है तो वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद में भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा, मजा आएगा आपको। देखिए भोजन की यात्रा का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि नूडल्स हैं, आप चाउमीन जो खाते हैं, जो नूडल्स है, वो हम कहते हैं कि ये चाइनीज फूड है, दैट मीन्स कि वो चाइना से निकला हुआ है ना। तो इसी तरीके से आपको पता है जब चाइना से नूडल्स निकला, तो जब वो वेस्ट की साइड पहुंचा तो वहाँ पे लोग क्या बोलने लगे, मतलब वहाँ यानी चीन से पश्चिम की ओर पहुंचा, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर पहुंचा, तो लोगों ने उसका नाम स्पैगेटी रख दिया। इस नाम कैसे रख दिया, जब हम कुछ थोड़ा बहुत अपना तड़का लगाते हैं तो हम उसका नाम भी बदल देते हैं। बच्चों ये सारी चीज़ें आप बुक में पढ़ सकते हैं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही हूँ। इसी तरीके से अगर हम पास्ता की बात करें, आपको पता है पास्ते को हम हमेशा क्या बोलते हैं, पास्ता एक इटालियन फूड है। बट नहीं, पास्ता एक इटालियन फूड नहीं है। अगर इस बेसिक स्टार्टिंग देखी जाए तो सबसे पहले जो अरब यात्री थे ना, जो अरब से लोग आए थे, वो पास्ता खाते थे। लेकिन जब वो लोग इटली पहुंचे तो उन्होंने वहाँ पे लोगों ने उनको खाते हुए देखा और उसमें उन्होंने अपना तड़का लगाया और तब सबको वो बहुत पसंद आया, लोगों की नज़र में आया, तो उसको वहाँ उस दिन से हम उसको बोलने लगे कि पास्ता एक इटालियन फूड है। इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और चौंकाने वाली बात आपको एक बताती हूँ। देखो आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मटर, मिर्च, शकरकंद आदि जैसे जितनी भी ये चीज़ें हैं जिनका मैंने नाम लिया, अगर आज से हम 500 साल पुरानी बात करें तो हमारे जो पूर्वज थे वो इन चीज़ों को जानते भी नहीं थे कि आलू क्या होता है। आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ नहीं जानते हो कि आलू क्या हो सकता है। आजकल तो आलू हर जगह है। तो आलू सॉरी, आलू आया कैसे नज़र में, वो देखते हैं। देखो आपने नाम सुना होगा कोलंबस का, क्रिस्टोफर कोलंबस। जब ये यूरोप और एशिया में तब पहुंचे ये सारी चीज़ें जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहाँ आ रहे थे, भारतवर्ष आ रहे थे, तो बीच में उन्हें एक जगह दिखी जहाँ पर ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा खेती की जा रही थी। किस किस चीज़ों की, आलू की, सोया की, मूंगफली की, मक्का की, टमाटर की, मिर्च की, शकरकंद की, बहुत ज़्यादा खेती की जा रही थी। ठीक है, वहीं से ये सारी चीज़ें भारत आई और जहाँ पर इन चीज़ों की खेती की जा रही थी उस जगह को किस नाम से आज जाना जाता है, उस जगह को जाना जाता है अमेरिका। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। जबकि ऐसा थोड़ी ना होगा कि जब कोलंबस ने अब कोई जगह बना दी कि ये अमेरिका हो गया, नहीं, अमेरिका पहले से था, वो जगह पहले से थी, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था, उसका कोई नाम नहीं था। लेकिन क्योंकि जब कोलंबस भारतवर्ष आ रहे थे तो बीच में जब उन्हें अमेरिका दिखा, उन्हें दिखा अरे वाह यहाँ पे तो बहुत सारे खाद्य प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, है ना। तो मतलब आलू भी है, सोया भी है और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उस जगह को अमेरिका का नाम दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अच्छा एक और चीज़, अब
लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि लोग आलू पर इतना ज़्यादा आश्रित हो गए, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, तो कि जब कुछ समय बाद क्यों फेल हुई, फसल फेल हो गई थी, मैं आपको बताऊंगी, अभी हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब कुछ समय बाद आलू की फसल फेल हुई ना, तो क्योंकि आप पूरे तरीके से लोग किस पे डिपेंडेंट थे, किस पे आश्रित थे, आलू पर। जब फसल फेल हुई 1840 में, कब बच्चों, ये देखो मैं यहाँ से, अच्छा चलो पढ़ के भी बता देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, क्योंकि भारतवर्ष तो अभी जानता नहीं था कि आलू आलू क्या होते हैं। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप में गरीबी की जिंदगी आमूल रूप से बदल गई। उनका भोजन बेहतर हो गया, जिसकी औसत उम्र बढ़ने लगी। अब क्या था, खेत, काफी सारी जमीन थी, तो जो गरीब आदमी थे वो भी खेती करने लगे, बहुत मात्रा में खेती होने लगी, सब लोग आलू की खेती करने लगे। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक में मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लोग भुखमरी से उनकी मौत हो गई। आप समझ रहे हैं, जब हम बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम अभी इस मतलब प्रेजेंट की बात करें, तो जब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी, जो अपनी फैमिली से दूर कहीं जॉब पे रह रहे थे, ठीक है। अब क्या है, कोविड आया, सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गई, कुछ भी उनको बाहर से खाना नहीं मिल रहा था, तो उनकी कितनी बुरी हालत हो गई थी। वही कुछ वहाँ तब ऐसा हुआ होगा कि कोई एक बीमारी आई जो कि फसल में आपने प्लेग का नाम सुना है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो प्लेग टाइप की बीमारियाँ हुई जिसने फसलों को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया, पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया। लोग सिर्फ आलू पर डिपेंडेंट थे, तो लोग भुखमरी फैल गई और बहुत सारे लोगों की जान चली गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कब की बात हो रही है, 1840 की। आगे बढ़ते हैं, विजय, बीमारी और व्यापार क्या है भाई, ये पढ़ते हैं। देखो 16वीं सदी की हम बात करते हैं। 16वीं सदी, यूरोपियन जो लोग थे, जो यूरोप के लोग थे, यूरोपियन ने एशिया तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए थे। ठीक है, अब जो सिल्क रूट्स थे वो बहुत सारे रास्ते ढूंढ लिए थे, छोटे छोटे रास्तों को ढूंढा। इस समय भारत बहुत अमीर था। भारत क्यों अमीर था आपको पता ही है, मसाले बहुत ज़्यादा थे और सिल्क बहुत ज़्यादा था, उनके बदले में सोना चांदी तो बहुत ही ज़्यादा था। इस वजह से भारत की एकदम बढ़िया मस्त सोने की चिड़िया बना हुआ था। कोलंबस की खोज से पहले कोई अमेरिका को जानता भी नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि ये जगह अमेरिका है। वहाँ बहुत खेती थी, किस किस की वो अभी हमने बात कर ली, आलू की खास तौर पर। आलू फसलों की तो थी, साथ में एक चीज़ और बताऊँ आपको, अमेरिका में ना चांदी की धातुएं थी बहुत सारी। ठीक है, तो वहीं लोगों को पता चला, जो एल डोराल्डो, एक सेकेंड समझना आप क्या हुआ। देखो, लोगों को अमेरिका के बारे में पता नहीं था, फिर धीरे धीरे करके पता चलने लगा। लोगों को पता चला कि अमेरिका में एक एल डोराल्डो, अमेरिका में एक जगह है एल डोराल्डो नाम की, आपकी इस बुक में भी है। मैं चलो अभी ना मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप थ्योरी इसमें से पढ़ लेना पूरी। ठीक है, थ्योरी पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी बुक में। एल डोराल्डो एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे सोने चांदी की खानें थी, तो लोग उस जगह को क्या बोलने लगे, लोग बोलने लगे कि ये तो सोने का शहर है। इससे यूरोप को बहुत फ़ायदा हुआ। यूरोप के लोग क्या कर रहे थे, वहाँ पे आने लगे, मतलब अमेरिका में आ गए और वहाँ पर व्यापार करने लगे। ठीक है, यूरोप के लोग अमेरिका आ गए और वहाँ पे व्यापार करने लगे, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। अब यहाँ पे आपको दो जगह दिखेंगी, हाँ, पेरू और मैक्सिको में मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खासतौर पर चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। इस सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा था, यूरोप को हो रहा था। क्यों हो रहा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यूरोप क्या कर रहा था कि जितनी भी बाकी जगह थी वहाँ से सारे रॉ मटेरियल्स ले जा के अपने यहाँ व्यापार खड़ा कर रहा था, तो उसको इस सबसे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। ठीक है, इसके बाद में अब यूरोपियन अमेरिका में बसने लग गए थे पूरे तरीके से। उनने पूरा मन बना लिया था कि अब तो हमको अमेरिका में बसना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, मतलब ये तो एकदम सोने की खान है, वैसा करके। ठीक है, जब स्पेनिश और पुर्तगाली ने सोचा कि अमेरिका में रह रहे लोगों को कैसे हटाया जाए। अब क्या है, अगर आपको वहाँ पे बसना है तो उसके लिए जो लोग वहाँ पे पहले से रह रहे हैं, आपको उनको हटाना पड़ेगा, है ना। मतलब ऑब्वियसली कोई हमारे घर में आके रहना चाहता है तो पहले हमको उनको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे रह सकते। तो उन्होंने बोला कि यहाँ से उनको कैसे हटाया जाए, हम वहाँ बस जाएं तो आप
बचने के लिए आप चाकू छुरी का प्रयोग तो नहीं कर सकते ना, मतलब आप सबको मार तो नहीं सकते ना कि आपने सबको मार दिया। उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही चालाकी दिखाई। उन्होंने क्या किया, एक बीमारी होती है, मतलब आप जानते होंगे, चेचक की बीमारी, ठीक है। तो उन्होंने चेचक को वहां पे पहुंचाया। कैसे पहुंचाया, क्योंकि अमेरिका के लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग थे। सेंसिटिव क्यों थे, क्योंकि अभी तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था, दुनिया जानती नहीं थी कि अमेरिका जैसी भी कोई जगह है ना। तो वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे, बहुत ही छुई मुई थे। अगर उनको थोड़ा सा भी कुछ बीमार मतलब हो जाता था ना, तो फिर वो उसको झेल नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे चेचक की बीमारी पहुंचाई, जिससे लोगों के अंदर जो उनकी प्रतिरोधी क्षमता थी ना, लोग बीमारियों से लड़ने की, वो तो उनके पास थी ही नहीं। तो इस तरीके से लोगों को बहुत नुकसान हुआ। जहां यूरोपियन नहीं पहुंचे वहां भी बीमारी पहुंच गई, क्योंकि आपको पता है कि लोग बाद में पहुंचते हैं, बीमारियां पहले पहुंच जाती हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से। अमेरिका में यूरोप का बहुत ज्यादा बोलबाला हो गया, ठीक है। उन्होंने वहां पे कब्जा जमा लिया, ऐसा समझ लो आप, कि और वहां पे अपना जो भी बस गया वहां पे व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। इस समय भारत और चीन जो था ना, वो सबसे अमीर जगहों में से एक थे। सबसे अमीर क्यों थे, आपको पता ही है कि भारत और चीन ये भी ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे, यहाँ पे अपना ही खुद का बहुत कुछ था, तो बहुत ज्यादा अमीर थे। आप देख रहे हो ना हम कितने अमीर थे पहले, ठीक है। एशिया में जो व्यापार होता था ना, वो यहीं से होता था, हमसे ही व्यापार हो रहा था, क्योंकि वो हमसे ही रॉ मटेरियल लेकर जा रहे थे, वहां पे सामान बनाते थे और वापस लाकर हमको ही बेच रहे थे, ऐसा भी चल रहा था, ठीक है। चीन ने खुद को इन बीमारियों की वजह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। चीन को लगा कि भैया हमको ये चेचक वगैरह जैसी बीमारियां नहीं चाहिए, तो चीन ने क्या किया कि ना हमारा माल बाहर जाएगा और ना हम बाहर से कोई माल खरीदेंगे। अब अमेरिका सेंट्रल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड बन गया था, यूरोप भी व्यापार का केंद्र बन गया था, क्योंकि यूरोप हमारे यहाँ से इतना कुछ ले गया था, तो यूरोप भी अब व्यापार का एक तरीके से केंद्र बन गया था, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि बीमारी और व्यापार क्या था, कि किस तरीके से बीमारी ने व्यापार पर अलग अलग देशों में कैसा प्रभाव किया, ठीक है। कि भाई आलू की खेती पे लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, उसके बाद में उन्होंने सोचा कि हमें अमेरिका पे कब्जा कर लेना चाहिए। जब वो अमेरिका आ गए तो उनको पता चला कि ये तो भाई सोना है, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी खेती के लिए ज़मीन बहुत अच्छी है, तो हम यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं, ऐसा यूरोपियंस ने सोचा, ठीक है। तो यूरोपियन ने एक बीमारी फैला दी सबके बीच में कि भाई इन सबको मारो और हम अब यहाँ पे बस जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है 19वीं शताब्दी की, ठीक है। 19वीं शताब्दी में मतलब 1815 से 1914 तक की बात करेंगे हम, ठीक है। क्या है, एक बार मैं आपको यहाँ से पढ़ के बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ जी, देखो क्या है, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी, ठीक है, क्योंकि भाई सब लोग कहीं के लोग कहीं आके बस रहे थे, कोई किसी के साथ व्यापार करना चाहता था, तो दुनिया बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई थी। आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी तरीकों से पूरे समाज की काया पलट कर दी। विदेश संबंधों में नए धर्रे में ढल गए, टेक्नोलॉजीज भी आना स्टार्ट हो गई थी। अब अर्थशास्त्रियों ने अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियां देखने को मिली। इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा और इम्पोर्टेंट भी, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 3 फ्लो होने लगे। कौन कौन से फ्लो होने लगे? पहला, लोग सामान दूसरे स्थानों पर खरीदने और बेचने लग गए थे, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, पहला प्रवाह व्यापार का होता है। 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा और गेहूं का व्यापार तक सीमित था। अभी तक क्या हो रहा था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह व्यापार कर रहे थे। व्यापारी होता है ना ये, एक जगह से दूसरी जगह सामान लाना ले जाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चेंज आया? दूसरा बड़ा मेजर चेंज ये आया, श्रम का प्रवाह होता है। श्रम का प्रवाह क्या होता है? देखो जब आप दूसरी जगह व्यापार करोगे तो आपको वहां पे लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की भी जरूरत पड़ेगी। तो लोग भी लाने ले जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह लोग भी शिफ्ट होने लगे। तीसरी चीज, जब व्यापार दूसरी जगहों से हो रहा है, लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? तीसरा, पूंजी प्रवाह होने लगा। पूंजी प्रवाह मतलब पैसों का, एक दूसरे से एक दूसरी जगह पर पैसे भी आने जाने लगे, ट्रांसफर होने लगे, लोग दूसरी जगह निवेश करने लगे। उनको लगा कि इंडिया में ज़्यादा निवेश करेंगे तो भारतवर्ष में ज़्यादा उन्नति है, तो फिर वो भारतवर्ष में मतलब इन्वेस्ट करने लगे। भारत के लोगों को कहीं और अपॉर्चुनिटी लगी तो वो वहाँ करने लगे। इस तरीके से ये सारे चेंजेस हमें कब देखने को मिले? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप यहाँ से पढ़ लेना, और इससे ज़्यादा कुछ वैसे डिटेल्स में पढ़ने वाला है भी नहीं, ठीक है। अब आता है एक और टॉपिक यहाँ पे,
विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। अब यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से समझना। देखो 18वीं सदी के आखिर तक, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना, 18वीं शताब्दी 18वीं सदी के आखिर तक ब्रिटेन की आबादी बढ़ गई। इससे अब ब्रिटेन की आबादी बढ़ रही है, आपको पता ही है कि अगर आबादी बढ़ रही है तो भोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जब मतलब आप लोग जितने ज़्यादा होंगे भोजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। महंगाई उतनी बढ़ रही थी। ठीक है, लोग बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, भोजन की मांग ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में तो ये सारी चीज़ें, इसलिए ब्रिटेन की हालत तो बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि भैया आबादी बढ़ रही है, भोजन है नहीं, भोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये मैं यहाँ से बताती हूँ। हाँ देखो, 1900 ब्रिटेन की बात अलग थी। ब्रिटेन जैसा आज है वैसा नहीं था, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। खाद्य निर्भरता के रास्ते में चलता वहीं के लोगों का जीवन स्तर, चलो मैं यहाँ से नहीं समझा रही हूँ, आपको वैसे समझाती हूँ। ठीक है, तो लोग बहुत ज़्यादा थे, भोजन बहुत ज़्यादा चाहिए था, महंगाई बढ़ती जा रही थी। अब लोगों को पता चला कि अमेरिका में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ की मतलब फसल बहुत अच्छी थी और खेती जो थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, और वहाँ पे जो चांदी की जो खदानें थी वो भी थी। तो वहाँ से ब्रिटेन सामान आता था, अमेरिका से जो सामान आता था वो कहाँ आता था? ब्रिटेन में आता था। अमेरिका के किसानों को अपना ही सामान महंगा पड़ता था। अपना ही सामान महंगा क्यों पड़ता था वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, जब चीज़ें मशीनों से बनकर आती है ना तो चीज़ें सस्ती होती हैं, वही चीज़ें जब अब मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास में 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, और लेने वाले 50 लोग हैं। तो क्या है, मैं 50 लोगों में उन लोगों को देना चाहती हूँ जो लोग इसके इन 5 की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लगाएंगे, है ना। तो यही हालत ब्रिटेन की हो रही थी। लोग थे बहुत ज़्यादा और जो प्रोडक्शन हो रहा था वो बहुत कम हो रहा था, क्योंकि पब्लिक इतनी ज़्यादा थी। अब हुआ क्या यहाँ पे ब्रिटेन के लोग, तो ब्रिटेन में जो सामान बन रहा था ना, जब उन्होंने अमेरिका से सामान मंगवाया तो भी उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। ठीक है, लोग इतने ज़्यादा हो गए थे, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो ब्रिटेन में जो व्यापारी थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था कि भैया बाहर के देशों से सामान आ रहा है, वो हमारे यहाँ बिक रहा है, क्योंकि उनका कॉस्ट कम है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है अमेरिका में। तो इस वजह से अब उनको समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, दबाव बनाया इस चीज़ के लिए कि हमारे देश में यानी ब्रिटेन में बाहर से सामान लेकर आना बंद करो। ब्रिटेन में अमेरिका या बाकी देशों से जो सामान आ रहा था उसको लेकर आना बंद करो। इसके लिए उन्होंने अपनी सरकार पे एक काफ़ी जोर मतलब दबाव डाला किस चीज़ के लिए? कॉर्न लॉ के लिए। कॉर्न लॉ क्या था बेसिकली मैं आपको समझा दूँ। कॉर्न लॉ वो लॉ है, क्योंकि कॉर्न क्या होता था, कॉर्न आप जानते हैं ना कॉर्न, तो कॉर्न क्या होता है बाहर से आ रहा था। ठीक है, आप सोचिए जिनके पास ज़मीन थी उन्हें तो बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि उन्होंने कॉर्न उगाया और कॉर्न बेच दिया या खुद भी खा रहे थे आराम से। बट जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको इस सबसे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा था वो क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे ना, जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उनको इससे बहुत नुकसान हो रहा था। उनको क्यों नुकसान हो रहा था? पहले तो वो अब बाहर से जो कॉर्न आया उसको खरीद लेते थे, बट अब क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ लगवा दिया अपनी सरकार पे प्रेशर बना के, तो बाहर से कॉर्न नहीं आ पा रहा था। अब इंडस्ट्रियलिस्ट को अपना ही सामान खरीदने में बहुत महंगा पड़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, सरकार पे दोबारा इस चीज़ का दबाव डाला कि भैया इस कॉर्न लॉ को हटाया जाए। ये जो कॉर्न लॉ है कि बाहर से नहीं आएगा, आपको अपने ही देश से खरीदना पड़ेगा, इसको हटाओ। सरकार को उनकी बात क्यों माननी पड़ी? आप जानते हैं कि अगर आज मुकेश अंबानी जी किसी चीज़ के लिए गवर्नमेंट को बोले तो गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये बात जानती है कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें कौन हेल्प करेगा? फाइनेंशियली यही लोग हैं उद्योगपति जो हमको हेल्प करेंगे। तो सरकार ने ये कॉर्न लॉ जो था वो बिल्कुल बकवास था, उन्होंने वहाँ से उसको हटा दिया। ठीक है, अब जो ब्रिटेन के किसान थे, जो ब्रिटेन में किसान थे ना, वो कॉर्न लॉ के हटने से उन्हें नुकसान हुआ, क्योंकि फिर से बाहर की कंट्रीज से सामान आना स्टार्ट हो गया, मशीनों से बना सामान आने लगा, तो उनको वापस से भाई कोई मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा था। लोग उनसे सामान मतलब क्यों, ऑब्वियसली अगर आपको इंडिया में रहते हुए चाइना का आइटम सस्ता पड़ता है तो आप चाइना का आइटम खरीद लेते हो। कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि नहीं हमें इंडिया का ही सामान खरीदना है,
लोग क्या करते हैं, जो सामान सस्ता पड़ रहा है वो उसको खरीद लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो लोग भी धीरे धीरे करके, ब्रिटेन वाले लोग समझ गए कि खेती में कुछ नहीं रखा है, हमको खेती में इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हमें दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। भाई सही बात है, घर चलाना है तो दूसरे ऑप्शंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। अब ब्रिटेन के लोगों ने इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया। जो किसान थे ना, उन्होंने भी उद्योगों में या इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कुछ लोग तो यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले गए, मतलब दूसरे देशों में चले गए कि भैया यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, कुछ लोग तो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां पे जाकर खेती करने लगे। अच्छा, उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन से वो दूसरी जगह चले गए, कहाँ पे, यूरोप चले गए, रूस चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां पे जाके खेती करने लगे, क्योंकि खेती तो उनको पहले से ही आती थी, है ना। तो वो क्या कर रहे थे, दूसरी शहर में जाकर, दूसरे देश में जाकर और वापस उसको कहाँ बेचने लगे, अपने देश में दोबारा से बेचने लगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए कि दिल्ली में आपको कोई चीज़ महंगी पड़ रही है, आपको रहना, यहाँ पे रहना खाना कोई चीज़ बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप क्या करो, आपने सोचा कि यार मैं चला जाता हूँ किसी छोटी सी गाँव में, मैं वहाँ पे जाके अपना सारा चीज़ें सेटअप कर लेता हूँ और वापस सामान ला के दिल्ली में बेच देता हूँ। ठीक है, तो यही सेम चीज वहां पे हो रही थी कि ब्रिटेन के लोगों ने दूसरी जगह चले गए, कोई यूरोप चला गया, कोई रूस चला गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां पे खेती करके वापस से ब्रिटेन में ही बेचने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। अब अमेरिका में खेती करके ब्रिटेन भेजना है तो क्या क्या सामान चाहिए भैया, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचना है तो आपको रेलवे लाइन चाहिए, शिप चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको शिप चाहिए। अमेरिका में आपको क्या चाहिए, अमेरिका में आपको रहने के लिए घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, समझना इसको, स्टोरी की तरह आपको सब समझ में आता जाएगा। आप जब दूसरे देश में कहीं रहने गए हो तो आपको वहाँ पे घर चाहिए ना रहने के लिए, बिल्डिंग चाहिए ना रहने के लिए, वहाँ पे घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो आपको लेबर भी चाहिए, घर बनवाना है तो लेबर भी चाहिए। लगभग 5 करोड़ लोग, कितने लोग, लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गए थे। ठीक है, यहीं से ग्लोबलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया था। कितने लोग, लगभग 5 करोड़ लोगों, बच्चों 5 करोड़ लोग ना बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाके बस गए थे। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने अपने घर छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। ऑब्वियसली उनको जहाँ अच्छे मिलेंगे, मतलब ऑप्शंस, वो वहाँ पर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, यहाँ से ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। अब बात आ जाती है यहाँ से, यहाँ पे आपको कोई बुक में कोई अलग से पॉइंट नहीं दिया गया, बट मैं आपको बता देती हूँ कि इस सब में भारत में भी कुछ बदलाव आ रहे थे। अभी तक भारत के बारे में बात नहीं कर रहे थे हम, ठीक है, हम यूरोप के बारे में बात कर रहे थे, हम ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे थे, अमेरिका कैसे खोज लिया गया, अमेरिका की बात कर रहे, भारत के बारे में बात नहीं कर रहे थे। भारत में क्या चेंज देखने को मिले, क्या बदलाव देखने को मिले, वो देखते हैं। देखिए, हाँ देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी ना, जो कि उस समय हमारे यहाँ वेस्ट पंजाब में ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नहर बनवा रही थी, मतलब जाल बिछा रही थी एक तरीके से, जिससे वो गेहूं और कपास यहाँ से ले जा सकें। क्योंकि सबको पता था कि हम जो पंजाब है ना, पंजाब में गेहूं की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है ना, जमीन, मतलब जो वहाँ की उपजाऊ मिट्टी है ना, उसमें गेहूं बहुत अच्छा उगता है। तो वो क्या कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारे भारत में आकर पंजाब के ऊपर सिंचाई की व्यवस्था कर रही थी और खेतों में फेंसिंग करवाना, वो सारी चीज़ें बढ़िया से कर रही थी, ताकि वो यहाँ से गेहूं और कपास की खेती करके यहाँ से ले जा सकें। सिंचाई व्यवस्था बढ़िया कर दी। ये कब की बात है, ये बात है 1820 से लेकर 1914 तक ये सारा मामला चलता रहा। यानी अगर आप वैसे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट, चलिए ठीक है, मैं वैसे ही बता देती हूँ। हाँ, ये मिल गया।
देखो यहाँ पे है ना, 1920 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो गई। इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पाद यानी गेहूं और कपास उत्पाद तथा कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। मतलब धीरे धीरे करके स्थिति काफी बेहतर होने लगी, चीजें बदलने लगी, कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ भारतवर्ष आ गए, खेती की क्वालिटी अच्छी हो गई, सारी चीजें बदलने लगी और लगभग 60% हमें खेती पे ज़्यादा मतलब अच्छी देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद में इस सब में कुछ ना कुछ योगदान तकनीकी का भी रहा। तकनीकी की क्या भूमिका रही, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही इस सब में, वो हम देखते हैं। देखो अब सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, वो जो लोग अमेरिका में आकर बस गए थे उन्हें दूसरी जगह में जाकर मतलब चीज़ों को बेचना है, जिन चीज़ों को वो खेती कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए भाई, आपको रेलवे चाहिए, एक जगह सामान ले आने के लिए कुछ तो चाहिए ना, सर पे रख के तो लेके नहीं जाओगे। रेलवे चाहिए, भाप के जहाज चाहिए, टेलीग्राम चाहिए। टेलीग्राम क्यों चाहिए? ताकि आप वहाँ पे भी लोगों को इन्फॉर्म कर सको, कुछ तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ ठीक है हमारा शिप यहाँ से चला गया है, आप इसे वहाँ पे बिकवा देना, ये सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें है ना चाहिए होती थी। अब क्या था, इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली, वो क्या थी, उस समय पे ना ज़्यादातर लोग मांस मछली खाते थे, मतलब मोस्टली लोग जो थे वो मांसाहारी थे। अब आपको देखने में यहाँ पे क्या मिल रहा है वो आप यहाँ से पढ़ो, आपको बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा। देखो मांस उत्पाद के व्यापार में इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाज़ा मिलता है। अगर हम 1870 की बात करें तो मतलब डेट यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने जस्ट वहाँ देखा तो मैंने बता दिया आपको। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो जानवरों को भी मतलब खाने के लिए ज़रूरत थी, तो मांस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। तो हो क्या रहा था कि अब तक जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। खर्चा कैसे हो रहा था कि इन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता, वहाँ पे ले जाकर आपको उन्हें काटना है, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। ऑब्वियसली एक जगह में जहाँ पे 4 जिंदा जानवर जा रहे हैं या 5 जिंदा जानवर जा रहे हैं तो ऐसे बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा था। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में ही मर जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम इतना लगता था कि जानवर रास्ते में ही मर जाते थे। बहुतों का वजन बहुत कम हो जाता था तो खाने के लायक नहीं रहते थे, उनकी जो क्वालिटी थी वो गिर जाती थी। इसी वजह से मांस खाना एक बहुत महंगा हो गया था। ठीक है, और जो लोग मांसाहारी हैं उनको तो मांस चाहिए ही चाहिए, गरीबों तक तो मांस पहुंच ही नहीं पाता था। ठीक है, और आप जानते हो कि मांस मछली में जो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पाई जाती है जो कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अब गरीबों तक तो पहुंच नहीं पा रहा था, तो गरीब भी बहुत ज़्यादा दुर्बल होते जा रहे थे, कमज़ोर हो जा रहे थे। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पाद की मांग और उत्पादक भी कम रहता था। मतलब ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह अगर ज़्यादा पहुंचेगा नहीं तो लोग क्या कर रहे थे कि उसको बहुत ज़्यादा महंगा कर रहे थे। अब यहाँ टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छा रोल निभाया। तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीकी स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्रा में ले जाया जाने लगा। अब क्या करने लगे कि सीधी बात है, अगर आपको मांस एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना है ना, यूरोप लेकर जाना है, तो आप उनको क्या करो, वहीं पर ही काट लो। मतलब जो जानवर हैं उनको बजाय जिंदा जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आप उनको वहीं पे मार दो, और मारने के बाद में जो जहाज थे ना उनमें रेफ्रिजरेशन लगा दिए गए। उनमें अब वो इतना ठंडा रहता था, इतनी कूलिंग रहती थी कि मांस जल्दी से खराब नहीं होता था। तो उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, प्रोडक्शन भी बढ़ गया और गरीबों को भी मांस खाने के लिए आराम से मिलने लगा। तो टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे बहुत अच्छा रोल निभाया। ओके, आपको समझ में आएगा, रेफ्रिजरेशन के आने से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जो मांस मछली थी उसको पहुंचाया जाने लगा। इसके बाद में अगर हम 19वीं सदी के आखिर की बात करें, लास्ट की बात करें, तो 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगा। यह केवल फैलते व्यापार और संपदा का ही दौर नहीं था, हमें इस प्रक्रिया का स्याह पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। व्यापार के इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम यह हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका देखने के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में यूरोपीय की विजय के बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन देखने को आए और औपनिवेशिक
समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर दिया गया। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ तो आपको और अच्छे समझ में आ जाए। जो यूरोपियंस थे ना, वो क्या कर रहे थे, वो चाहते थे कि जितने भी बाकी जगह है ना उन पे उनका बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाए। जैसे उन्होंने अमेरिका पर अपना कंट्रोल कर लिया था ना कि वो अमेरिका जाके बसने लगे थे, सेम ऐसी अफ्रीका था। ठीक है, अब वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे ये, हाँ आप यहाँ से देख सकते हैं, हाँ अफ्रीका, अगर आप अफ्रीका देखोगे ना, अफ्रीका भी बहुत शांत जगह थी। जैसे अमेरिका था ना, कोई नहीं जानता था, अपना सिर्फ आराम से खेती कर रहे थे, बढ़िया चल रहा था। सेम ऐसी अफ्रीका भी था, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। तो अब यूरोपियंस क्या चाहते थे, अफ्रीका पे कंट्रोल करना, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने कंट्रोल के लिए वहाँ पे क्या किया, प्लेग की बीमारी फैला दी। आपको पता है, हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्लेग क्या होता है। अफ्रीका में यूरोपियन का दबदबा बनने लगा, क्योंकि जब प्लेग की बीमारी फैली, लोग मर गए, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अफ्रीका में सबकी अपनी ज़मीन है, मतलब वहाँ पे क्या था, सबकी अपनी अपनी ज़मीनें थी, अपना अपना काम कर रहे थे, कोई किसी को लेबर नहीं चाहिए थी। घर में अगर 4 बच्चे हैं तो चारों अपना अपना खेती कर रहे थे बढ़िया तरीके से। बट यहाँ पे एक बड़ा चीज़ देखने को मिली, यूरोपियन ने वहाँ पे क्या किया कि उनको श्रमिक बनाने के लिए, क्योंकि देखो आपके लिए कोई तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उनके काम में ना कोई रोड़ा ना अटकाओ या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करो। तो अब अफ्रीका पर अपना दबदबा जमाने के लिए यूरोपियंस ने क्या किया, वहाँ पर एक लॉ बना दिया कि मतलब उस लॉ में बेसिकली ये था कि जैसे मान लीजिए कि हम 4, मतलब मैं एक लड़का हूँ और मैं 4 भाई हूँ, ठीक है, तो हम ना, हमारे पास एक लैंड है और हम चारों उस पर आराम से खुशी खुशी काम कर रहे थे। तो उन्होंने लॉ बनाया कि एक परिवार की एक ज़मीन पर सिर्फ एक ही आदमी काम कर सकता है। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरी ज़मीन पर मैं काम कर रही हूँ तो मेरे जो बाकी 3 भाई हैं वो क्या करेंगे, है ना, मेरे बाकी 3 भाई क्या करेंगे। तो उन्हें ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ता था, मजदूरी करनी पड़ रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। पर इतने सब कुछ करने के बाद भी ना वो ज़्यादा उनको सक्सेस नहीं मिली, है ना, मतलब लोग ना फिर भी उनमें बहुत एकता रही अफ्रीका के लोगों में। तो इसलिए ना अब उन्होंने क्या किया कि बस अब तो बहुत हो गया, दैट्स ओवर, अब मतलब हम नहीं सह पाएंगे, बात आ गई उनकी नाक की बात हो गई अब तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि एक बीमारी थी बच्चों, मैं यहाँ पे भी आपकी बुक में कहीं मेंशन है, हाँ जी ये रहा, एक अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है, रिंडर पेस्ट या प्लेग भी बोलते हैं जिसको, या प्लेग। ये बीमारी जानवरों के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई गई। तो क्या हुआ, एशिया से जितने भी जानवर लेकर आए जाते थे ना, उन जानवरों के माध्यम से अगर आप उन जानवरों को खाओगे ना तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो इसलिए जब अफ्रीका में एशिया से जो जानवर लेकर आए गए उनके माध्यम से मतलब अफ्रीका के जितने भी लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा वो लोग मर गए, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, दुर्घटना हो गई। इस वजह से अफ्रीका पर विजय प्राप्त कर ली किसने, जो भी यूरोपियंस थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल सी एक स्टोरी चल रही है। हम अभी तक तो बेसिकली हम यही बात करते आ रहे हैं कि यूरोपियंस कैसे दूसरी जगहों पर जाकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और वहाँ उनकी जो चीज़ें हैं उनको हड़प रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सॉरी, ठीक है, देखो अब इसके बाद में क्या हुआ, ये सारे में यही दिया हुआ है। इसके बाद में भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना, ये भी अच्छा टॉपिक है, समझना है इसको। अब तक क्या हुआ, यहाँ पे यूरोपियंस ने अफ्रीका पर विजय प्राप्त कर ली। अब भारत में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि भारत भी बहुत पैसे वाला देश था, तो यूरोपियंस यहाँ पे भी अपना बोलबाला करना चाहते थे। तो तेज आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्ट, कुछ की आय में बहुत वृद्धि, तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी कि भारत में भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ की तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और कुछ के खाने की भी प्रॉब्लम्स थी, खाने के भी लाले थे जिनके, कुछ बहुत अमीर थे तो कुछ बहुत गरीब थे। कहीं तकनीकी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही थी तो कहीं पे बहुत ज़्यादा उत्पीड़न फैला हुआ था। ऐसी चीज़ें भारत में भी लोगों को मजदूरी के लिए
अब जो भारत में गरीब लोग थे भाई वो क्या करें, तो उनको क्या किया जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको एक जगह से दूसरी जगह मजदूरी के लिए ले जा रहे थे, ठीक है, मजदूर बनाकर ले जा रहे थे। इसमें जो सबसे ज़्यादा लोग देखने को मिल रहे थे वो कहाँ के लोग देखने को मिल रहे थे, वो मिल रहे थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु और सूखे इलाकों में जाते थे। भारत से ज़्यादातर श्रमिक मजदूर जो थे वो यहाँ से देखने को मिल रहे थे। जगह जगह से आए मजदूर, अब क्या, क्योंकि लोग बहुत जगह से मजदूर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मजदूर थे या तमिलनाडु के मजदूर थे या बिहार के मजदूर थे, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे तो वहाँ पर सेम चीज़ के अपना कल्चर भी लेकर जा रहे थे, अपनी बोली भाषा भी लेकर जा रहे थे, अपना रहन सहन भी लेकर जा रहे थे, जितनी भी चीज़ें थी वहाँ पे अब लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के साथ ये सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और कोई बिहार से है तो मैं उसे अपने तीज त्यौहार के बारे में बताऊंगी कि हमारे यहाँ ऐसे गाने होते हैं या हमारे यहाँ ऐसे पहनावा होता है। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, लोगों को आपस में एक दूसरे से प्यार हो रहा था, वो लोग वहाँ पे शादियाँ भी कर रहे थे। तो ऐसे आपने बहुत बार देखा होगा कि आपको अभी कभी आप तमिलनाडु जाओ या कहीं पे जाओ, वहाँ पे आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका यूपी में जैसे लोग रह रहे हैं बिल्कुल वहाँ जैसा नाम हो, तो फिर हम पूछें तो हिस्ट्री पता चलती है कि अच्छा उनकी मदर वहाँ से थी या ऐसा करके, आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि लोग बसे एक दूसरे से आकर, एक दूसरी जगह से आकर, तो वहाँ पे उन लोगों ने फिर एक दूसरे के साथ शादी कर ली। ये सब कुछ वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा था। अब यहाँ से शुरुआत होती है 20वीं सदी की। क्या हुआ 20वीं सदी में, देखो भाई 20वीं सदी में यहाँ जाते हैं। 20वीं सदी में क्या हुआ कि सालों से ही जो हमारे राष्ट्रवादी नेता वगैरह थे ना, इसका विरोध कर रहे थे। किस चीज़ का, कि भैया आप मजदूरों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे हो, बेचारों को पता भी नहीं है कि उनको कहाँ जाना है, उनके परिवार वाले यहाँ पे उनका मतलब इंतज़ार कर रहे हैं इतने इतने समय तक, और आप तो उनको ये भी नहीं बता रहे हो कि वो वापस कब आएंगे। तो ये सारी चीज़ें परिवार वालों को पता ही नहीं कि वो वापस कब आएंगे, कितने दिन के लिए बाहर गए हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो 1921 में, कब 1921, बच्चों ये सब कुछ थ्योरी इसमें लिखी हुई है, बट मैं लेकिन अभी ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो आप लोग ये खुद ढूंढ लेना, ठीक है। 1921 में ये लो मिल भी गया, 1921 में इसे खत्म कर दिया गया, ठीक है। जो हमारे नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, उन्होंने बोला कि भैया ये सब तो नहीं चलेगा, ये सब खत्म कर दिया गया, आप मजदूरों को बिना बताए एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। अगर उनकी खुद की मर्जी है तो एक अलग बात है, अदरवाइज आप उन्हें ऐसे करके नहीं ले जा सकते। इसके बाद में अब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत में, सॉरी विदेश में, भारतीय विदेश में भी जो भारत में जो मतलब भारत के जो व्यापार थे वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलने लगे। तो अब फसल उगाने के लिए क्या चाहिए था, पैसा चाहिए था। भाई भारतीयों यहाँ से तो काफ़ी सारी चीज़ें ले जाई जा रही थी, तो लोगों को क्या चाहिए था, क्योंकि हो क्या रहा था कि राष्ट्रवादी जो नेता थे उन्होंने ये बंद करवा दिया कि भाई मजदूरों को एक जगह से दूसरे ले, तो वो मजदूर क्या करें यहाँ पे, उनके पास ज़मीन तो है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैसा नहीं है। ज़मीन, आपको बीज चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, तो वो क्या करें। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि बड़े व्यापारी तो बैंक से लोन ले लेते थे, बट प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि छोटे व्यापारी क्या करें भाई, वो तो उनको तो कोई बहुत दिक्कत हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे व्यापारियों के लिए 2 लोग थे। कौन कौन से 2 लोग थे भाई, देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे शिकारीपुरी, एक सेकेंड, हाँ, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टू कोट्टई चोट्यारो के बारे में अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं बता देती हूँ। ये क्या कर रहे थे, जो छोटे छोटे व्यापारी थे ना उनको लोन दे रहे थे, लोन भी नहीं दे रहे थे एक्चुअली, उनको पैसा दे रहे थे, उसको लोन नहीं बोल सकते, पैसा दे रहे थे। कुछ तो पैसा ये अपनी जेब से लगा रहे थे, और अगर जेब से, अब जेब भी में भी इतना पैसा उनके पास भी नहीं था, तो वो क्या कर रहे थे, दूसरे बैंकों से लोन ले लेके रुपया दे रहे थे। और बैंकों का जो ये लोग अब उन्हें अपनी फसल से, जब इनकी फसल उग जाती थी, अच्छी इनकी कमाई हो जाती थी, तो इन दोनों को पैसा दे देते थे, और बाकी जो ये लोग बैंक से लेते थे, मतलब जो बैंक की इंटरेस्ट पे पैसा देती है, बाकी ये भी अपनी जेब से भर रहे थे, ठीक है। तो मतलब ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत एक छोटा सा टॉपिक है वही, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका अब आया है, भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। क्या था ये, भारत का कपास, मतलब कॉटन जो था, भारत का कपास ब्रिटेन भेजा जा रहा था, ठीक है। अब वहाँ भी इंडस्ट्रियल
डेवलप होने लगी, जब यहाँ से वहाँ पे भेजा जा रहा है बहुत सारा कपास, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही थी। ठीक है, उन्होंने सरकार, अब जब वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो आपको ये बात पता है कि अपने देश में अपने देश का बना हुआ माल बहुत बार बहुत महंगा पड़ता है। क्यों महंगा पड़ता है? क्योंकि होता ये है कि जब आप मशीनों से बना हुआ सामान खरीदते हो ना, तो सामान सस्ता पड़ता है बजाय आपकी कोई हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। आपको पता है बीच में ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब, मतलब खाने के भी लाले थे। ठीक है, ऐसा वाला हाल हो गया था। कैसे हुआ? जब वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हुई तो अब लोगों को जो आइटम सस्ता पड़ेगा लोग तो वही खरीदेंगे, चाहे वो चाइना का आइटम हो, अगर वो सस्ता पड़ेगा तो लोग वही खरीद रहे थे। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपनी सरकार पर इस चीज़ का दबाव बनाया कि बाहर से कोई सामान हमारे कंट्री में, हमारे देश में नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने क्या किया, भारत से आने वाला सामान तो ब्रिटेन में नहीं जाएगा, लेकिन भारत से कच्चा माल आ सकता है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? भारत से जो पक्का माल है वो तो नहीं खरीद रहे थे, लेकिन भारत से कच्चा माल, क्योंकि कच्चा माल का स्रोत उनका तो केवल हम थे, वो कपास तो सिर्फ हमसे खरीद रहे थे, तो कच्चा माल वो अभी भी हमसे ही खरीद रहे थे। अब भारत से कच्चा माल ले जाकर भारत में ही बना हुआ माल बेचना शुरू हो गया था। क्या हो गया था कि भारत से माल ले जा रहे थे कच्चा, और उस माल को वहां पे बनाकर वापस दोबारा लाके भारत ही बेच रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटेन का भारत से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। ऑफ कोर्स, मतलब लोगों को माल सस्ता पड़ रहा था यहाँ पे, ब्रिटेन बड़ी बड़ी मशीनों से बनाकर बेच रहा था, तो भारत के लोगों को इतनी अकल नहीं थी, वो तो खरीद रहे थे कि भाई हमें तो सस्ता पड़ रहा है, हम तो खरीद लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ब्रिटेन ने खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत और इस्टेब्लिश कर लिया था अभी यहाँ तक। ठीक है, इसके आगे बढ़ेंगे कि इनकी कैसे कैसे इनकी स्थिति खराब होती गई वो, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि ब्रिटेन की स्थिति अभी बहुत अच्छी है। ब्रिटेन भारत से सामान खरीद रहा था और मतलब कच्चा माल ले जा रहा था और वापस उसको अच्छे से तैयार करके वापस से यहीं पे आके ले बेच रहा था। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है आपकी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, देखो आपको पता है कि जब हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो काफ़ी सारे लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा पैसे की बर्बादी हुई, बहुत ज़्यादा लोग मतलब परेशान हुए, फैमिलीज पूरी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। तो वो सारा जब वर्ल्ड वॉर 1914, ठीक है, 1914 से 1918 क्या हुआ, एक साइड तो कौन कौन सी, मतलब एक साइड की अगर हम बात करें तो क्या क्या था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरे पाले में मतलब दूसरी साइड थे कौन कौन से, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, ये एक साइड थे। इनमें आपस में क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था। युद्ध जब अगस्त 1914, बच्चों याद रखना, अगस्त 1914 में शुरू हुआ तो ज़्यादातर कंट्रीज़ को, ज़्यादातर देशों को लग रहा था कि ये क्रिसमस तक खत्म हो जाएगा। आपको पता है दिसंबर में क्रिसमस आया था, तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लेकिन उनको नहीं पता था कि युद्ध कितने साल चलने वाला है, 4 साल चलने वाला है। बच्चों 4 साल युद्ध के लिए बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कंट्रीज पूरे तरीके से तबाह हो जाती है, क्योंकि उनके पास जितना पैसा था वो आप युद्ध में लगा दोगे, जितनी फोर्स है वो आप उसमें लगा दी, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अच्छा, इस युद्ध को औद्योगिक युद्ध भी कहा जाता है। इसको युद्ध को एक नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, औद्योगिक युद्ध। औद्योगिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में मशीन, टैंक, हवाई जहाज, हथियारों का भयंकर प्रयोग हो रहा था। ठीक है, इन सब चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था। बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती सिपाहियों में भर्ती करवाया जा रहा था। अब आप खुद सोचो, एक परिवार में 4 या 5 लोग हैं, उसमें से जो सबसे ज़्यादा कम, अब आप जो बूढ़े या बच्चे हैं उनको तो सेना में नहीं लेके जाओगे, जो घर में कमाने वाला सबसे यंग आदमी था, आप उसको ले जाके आपने उसे सेना में भर्ती कर दिया। अब इस बीच में क्या हो रहा था, या तो वो मर गया या फिर वो इतने सालों के लिए बाहर है, 2-3 सालों के लिए, तो घर की स्थिति इतनी खराब हो रही थी बहुत ज़्यादा। सही बात है भाई, जो मेन आदमी है वही आप उसको बाहर ले गए तो घर की स्थिति तो बहुत ज़्यादा खराब होती। परिवार में जो कामकाजी सदस्य था वो घर पे नहीं है, घर की हालत बहुत ज़्यादा, मतलब जो आय थी वो कम हो गई है, तो स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। इस सब से यूएसए, जो कि अभी भी काफ़ी अमीर था कृषि में, आपको पता ही है, हमने ऊपर पढ़ा, अभी यूएसए, अमेरिका काफ़ी ज़्यादा अमीर है कृषि में, तो वो लोगों को पैसे दे देकर मदद कर रहा था। मतलब जो उनका नुकसान हो रहा था, परिवारों का नुकसान हो रहा था, उनको जो जिन भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी, मशीनों की, ये सब चीज़ों की, यूएसए काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद कर रहा था। अब ब्रिटेन का पूरा ध्यान किस पे था,
ब्रिटेन का पूरा ध्यान, क्योंकि ब्रिटेन इस वॉर में था, तो ब्रिटेन का पूरा ध्यान किस पे था, इस वॉर पे था, प्रथम विश्व युद्ध में था। ठीक है, अब यहाँ पे जो मतलब उसका पूरा ध्यान इस पे था। इंडिया ने इसमें क्या किया, भारतवर्ष का एक अहम रोल रहा यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में। वैसे भारतवर्ष प्रथम विश्व युद्ध में नहीं था, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, लेकिन यहाँ पे उसने एक काम किया। तो एक ओपीएम ट्रेड होता है, ये एक तरीके का ड्रग्स होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि जब ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था, तो इंडिया ने ना इसमें बिचौलिए का काम किया, और इंडिया ने इससे काफ़ी पैसा कमाया। ठीक है, जब लोगों ने काफ़ी पैसा जब लोगों ने इससे काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, तो उन्होंने सोचा क्यों ना अपने देश की, क्यों ना अपने ही भारतवर्ष की हालत सुधारी जाए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की इस मतलब ब्रिटेन का तो पूरा ध्यान वहाँ था, भारतवर्ष ने अपनी स्थिति को सुधार लिया, अपने इंडस्ट्रीज लगा ली, बाहर से सामान खरीदना बंद कर दिया। अब ब्रिटेन ने इसमें क्या किया कि इससे जब युद्ध खत्म हो गया, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो ब्रिटेन को जब ये पता चला कि अब इंडिया हमसे सामान नहीं खरीद रहा है, क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था, वो हमारे यहाँ से ही कच्चा माल लेके जा रहे थे और उसे बनाकर हमें बेच रहे थे, लेकिन अब उसे पता चला कि ये हमसे तो कुछ सामान नहीं खरीद रहे हैं। अब इससे ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा यहाँ से नुकसान होना स्टार्ट हुआ, उसकी हालत ख़राब हो गई। और इसी बीच में यूएसए ने जो पैसा दिया था ब्रिटेन को इस वर्ल्ड वॉर के लिए, यूएसए ने अपना पैसा भी वापस मांग लिया। अब जब अपना पैसा वापस मांगा, यहाँ पे आपका पूरा ख़राब हो रहा है सारी चीज़ें, इंडिया आपसे सामान नहीं खरीद रहा है, आपको रॉ मटेरियल भी आपको नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इंडिया वही सारी चीज़ें भारतवर्ष खुद कर रहा है, तो वो रॉ मटेरियल आपको मतलब आप तक नहीं पहुंच रहा है। इस सब में ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ब्रिटेन की हालत ख़राब होना स्टार्ट हुई, और ये ब्रिटेन के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली स्थिति थी। अच्छा, अगर हम बड़े पैमाने के उत्पादों की बात करें, तो इतने नुकसान के बाद पूरा ब्रिटेन क्या कर रहा था बच्चों, देखो नुकसान हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो आम आदमी होता है ना, ब्रिटेन में भी तो आम लोग रहते होंगे ना, मेरे और आपके जैसे। अब वो क्या कर रहे थे, उनके पास खाने तक के प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने क्या किया, सबने खेती करना स्टार्ट कर दिया, सबने खेती करना शुरू कर दिया। अब एक बात बताओ, लोग तो लिमिटेड हैं, सारे लोग खेती कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम वाली बात है, खरीदेगा कौन। जब सब खेती कर रहे हैं, घर में 4 लोग हैं, चारों लोग खेती कर रहे हैं, तो कोई खरीदेगा नहीं। वहां पे भी इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटेन को, लेकिन इस सबसे अमेरिका को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, है ना। अमेरिका ने क्या किया, जब उसको फ़ायदा हुआ, मतलब तो उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ा दी, जो भी उनके यहाँ काम कर रहे थे, तो अमेरिका की बढ़िया स्थिति चल रही थी, उसकी बल्ले बल्ले ब्रिटेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ तक। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ पे बात आ जाती है महामंदी। बच्चों, महामंदी क्या है, अभी मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन की हालत ख़राब चल रही थी, बट अमेरिका की स्थिति बहुत अच्छी थी। भारत ने भी खुद को काफ़ी डेवलप कर लिया था, काफ़ी चीज़ें उसकी ठीक चल रही थी, ब्रिटेन से सामान खरीदना बंद कर दिया था, और मतलब काफ़ी सही सा हिसाब चल रहा। फिर भी महामंदी आई। क्यों महामंदी आई वो आप समझना। लोग काफ़ी मात्रा में सामान खरीद रहे थे लोगों ने। अब देखो, अमेरिका ने तो अपने लोगों की बहुत सैलरी वैलरी बढ़ा दी थी, बढ़िया, उनका तो सब सही चल रहा था। अब लोगों की जब आय बढ़ती है ना, तो लोग फालतू की चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही हो रहा था, लोगों की आय बढ़ गई, लोगों ने फालतू की चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दिया, जो चीज़ों की इनको ज़रूरत थी वो भी, जिन चीज़ों की नहीं ज़रूरत थी वो भी। ये बात है 1929 की, 1929 की। ठीक है, बाद में वो उनको लगा कि हम पैसा बाद में चुका देंगे इस सब का, लेकिन वो बाद में पैसा नहीं चुका पाए, है ना। मतलब पैसा कैसे चुका पाएंगे, इतना सारा सामान, तो बाद में पैसा चुका देंगे के चक्कर में सामान ज़्यादा ही ले लिया। ये सारा पैसा किसका था, यूएसए का था, सारा पैसा किसका था, ये यूएसए का था। अब देखो इसी बीच में क्या हुआ, जो ब्रिटेन के लोगों ने खेती करना स्टार्ट किया था, उनकी भी स्थिति थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगी, क्योंकि लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि खेती में कुछ ज़्यादा नहीं रखा है, इंडस्ट्रीज लगाते हैं। तो ब्रिटेन को समझ में आया, ब्रिटेन की स्थिति ठीक होने लगी। यूएसए ने ब्रिटेन की थोड़ी सी हेल्प की, उनको पैसा दिया, लोगों के पास पैसा आया, तो वहाँ पे लोगों ने फालतू की चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या आई, जब आप ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हो ना, आपको लगता है कि हम पैसा बाद में इंस्टॉलमेंट्स में दे देंगे, आप बाद में पैसा चुका नहीं पाते हो, तो यहाँ से अमेरिका की हालत भी थोड़ी सी बिगड़ना स्टार्ट हुई।
क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो यूरोप वाले भी दूसरी जगह माल बेचना चाहते थे, मतलब प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो रहा है, आपको पता ही है, हमने भी बात की कि ब्रिटेन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो सब लोग दूसरे देशों में माल बेचना चाहते हैं। बट उनके पास तो पहले से इतना माल पड़ा है, वो आपसे माल क्यों खरीदेंगे, है ना। इंडिया में पहले से इतना माल पड़ा था, अमेरिका में पहले से इतना माल पड़ा होता, उनकी तो खुद की इतनी खेती थी, तो वो आपसे माल क्यों खरीदेंगे, ठीक है। तो अब यूएसए में भी यही चल रहा था कि वो भी अपना पैसा मतलब माल बाहर जाके बेचना चाहते थे, कोई किसी का माल नहीं खरीदा था। अब यूएसए ने इस बीच में मैंने आपको बताया कि उसने अपना पैसा वापस ले लिया, साथ में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, है ना। टैक्स क्योंकि जो बाहर से सामान आ रहा था उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने का एक बहुत रीज़न था, टैक्स बढ़ाने का रीज़न ये था कि उनको पता था कि बाहर से जो सामान आ रहा था वो उनको सस्ता पड़ रहा था। उन्होंने कहा अगर बाहर से ही सारा सामान आ जाएगा तो हमारे देश का सामान कौन खरीदेगा, है ना, कोई नहीं खरीदेगा। तो उन्होंने कहा कि भैया जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिया। यूएस ने जो लोन दिया था अब वो उस पैसे की मांग कर रहा था, उसने बोला कि मुझे वापस से अपना पूरा पैसा चाहिए। अब देश में सब कुछ जो था वो मतलब सब कुछ तो आपने वॉर में लगा दिया, लड़ाई झगड़े में लगा दिया, तो अब आप वापस कैसे करोगे। इससे जो पूरा बैंकिंग सिस्टम था ना पूरी दुनिया का, वो बैंकिंग सिस्टम गड़बड़ा गया, ठीक है। सबका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, मार्केट कम था जहाँ पे बेचना है। बेसिकली इस सब को शॉर्ट में समझोगे तो आप इतना समझ लीजिए कि हर कंट्री का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, है ना, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात हो गई थी यहाँ पे। इसके बाद में इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक और आपका लास्ट टॉपिक बच जाता है, वो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था में पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल क्या है। पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। यह युद्ध भी 2 बड़े खेमों के बीच हुआ। एक गुट में धुरी शक्तियां यानी जर्मनी, जापान और इटली थे, और दूसरे में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका थे नाम से जाना जाता है। 6 साल तक चला युद्ध और मतलब काफ़ी सारे मोर्चे हुए। मैं इसके बाद की स्टोरी आपको वैसे ही सुना देती हूँ। अब आप सोचो जब पहला विश्व युद्ध 4 साल चला था और उसमें इतनी बुरी स्थिति हो गई थी, तो अब जो कि मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो 6 साल चला है, तो विश्व की हालत कैसी हो गई होगी। वापस से वही सारी चीज़ें देखने को मिली, काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा धन का नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब जो फसल थी उसका नुकसान हुआ। जो स्टार्टिंग के दिन थे उनमें तो फिर भी लोगों के पास थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, लोगों ने उनसे वॉर में हिस्सा लिया, बट बाद में तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों की इतनी खराब स्थिति हो गई थी कि लोग खाने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। तो इस पूरे चैप्टर में आपको यही देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको स्टोरी मतलब जो मैंने स्टोरी की तरह सुनाने की कोशिश की आपको पसंद आया होगा। बच्चों उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आपको पसंद आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि हाँ आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। कोई भी चीज़ें समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट करो, हम वापस से डिस्कस करेंगे। मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आपके जितने भी हिंदी मीडियम वाले क्लासमेट्स हैं आप प्लीज़ उनको भी बता देना, चैनल वीडियो का लिंक दे दीजिए या आप उनको बता दो, चैनल का लिंक दे दो, वॉट जो भी आप करना चाहो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।